Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 30th April 2023. Let's begin today's MCQ class for upcoming AIMS NORCET exam 2023. Next question is, a client just gives birth to newborn who has cleft lip and cleft palate. When planning to talk with the client, the nurse recognizes that the client need to first work through which emotion before maternal bonding can occur. किसी वुमेन ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसमें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जैसी कंडीशन है, यानी उसके होठ और मुंह का तालू जो होता है, पैलेट वाला पार्ट होता है, वो प्रॉपरली क्लोज नहीं है, वहां पर ओपनिंग मौजूद है, वहां पर कट मौजूद है। इस मदर और इसके बेबी के बीच में मैटरनल बॉन्डिंग से पहले मदर को इन चारों ऑप्शंस में से किस इमोशनल कंडीशन से डील करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। एंगर, ग्रीफ, गिल्ट, डिप्रेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रीफ। मैटरनल बॉन्डिंग से पहले मदर को अपने बच्चे में मौजूद इस डिफेक्ट के कारण जो दुख हो रहा है, जो ग्रीफ है, इससे डील करना पड़ेगा। जब वो इस ग्रीफ से डील कर लेगी, तब वो अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग कर पाएगी। हाइपरसेंसिटिविटी, hyper immune response by the body to a foreign body or antigen is called hypersensitivity। जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन, फॉरेन सब्सटेंस एंट्री लेता है, तो इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी द्वारा अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शो कर दी जाए, तो ये कंडीशन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाती है। हाइपर सेंसिटिविटी बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। सबसे पहला है टाइप 1, जिसे आप एनाफाइलैक्सिस या एक्यूट टाइप में देख सकते हैं। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं। टाइप 3 के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और टाइप 4 को डिलेड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ क्लाइंट वॉमिटिंग फ्रीक्वेंटली देन क्लाइंट मे सस्पेक्ट डेवलप। अगर किसी पेशेंट को लगातार बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, तो उसमें इन चारों में से कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ हाइपरकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विथ हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विथ हाइपरकैलेमिया। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ पर सही आंसर देंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इस चीज को समझिएगा, जब भी हमारे स्टमक से हाइड्रोजन आयन या एसिड का वॉमिटिंग की वजह से लॉस होता है, तो एल्केलाइन मीडियम का बॉडी में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, तो ये मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है। जब कोई पर्सन वॉमिट करता है, तो उसका स्टमक कंटेंट माउथ से बाहर निकल जाता है, और जब स्टमक का कंटेंट बाहर निकलेगा, तो स्टमक में मौजूद HCl, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रीट होता है, वो भी बॉडी से बाहर चला जाएगा। और बॉडी में यदि एसिड की कमी हो जाएगी, तो बेस मीडियम बढ़ेगा, यानी एल्केलाइन मीडियम बढ़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इस तरह से आप लाएंगे। और दूसरी बात ये कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl होता है, उसके अंदर पोटेशियम आयन की भी पर्याप्त मात्रा देखने को मिलती है। यानी गैस्ट्रिक जूस के अंदर पोटेशियम भी पर्याप्त मात्रा में होता है, और वॉमिटिंग के साथ इसका भी लॉस होगा, जिससे कि बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाएगी और ये कंडीशन हाइपोकैलेमिया कहलाएगी। तो ऑप्शन बी के अनुसार
मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विथ हाइपोकैलीमिया, ये यहां देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय सेक्सुअल एब्यूज। इनमें से सेक्सुअल एब्यूज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए, सेक्सुअल एब्यूज इज अ सेक्सुअल एक्टिविटी कैरिड आउट विद अ पर्सन विल, किसी व्यक्ति की इच्छा के लिए उसके साथ की गई सेक्सुअल एक्टिविटी, या फिर पर्सन की विल के साथ की गई सेक्सुअल एक्टिविटी, या फिर किसी पर्सन की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ की गई सेक्सुअल एक्टिविटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। किसी व्यक्ति के साथ बिना उसकी सहमति के की गई सेक्सुअल एक्टिविटी सेक्सुअल एब्यूज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस इज। अल्सरेटिव कोलाइटिस इंटेस्टाइन में किस एरिया में सबसे ज्यादा होता है? द राइट आंसर इज इन द रेक्टम। अल्सरेटिव कोलाइटिस की मोस्ट कॉमन साइट है रेक्टम। रेक्टम। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में बच्चे की डिलीवरी से पहले वेजाइनल ब्लीडिंग होने का मेन कारण कौन सा होता है? सर्वाइकल कार्सिनोमा, एक्लैम्शिया, प्री एक्लैम्शिया, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया? यस, आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया सबसे बड़ा कारण माना जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होने पर इम्प्रॉपर इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, जो कि सर्वाइकल ओपनिंग को कवर करके इम्प्लांट हो जाता है, और इस कंडीशन में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थेराप्यूटिक ब्लड लिथियम लेवल इज। हमारे ब्लड में लिथियम का लेवल इनमें से किस रेंज के बीच में होने पर इसके थेराप्यूटिक इफेक्ट्स आते हैं, यानी डिजीज को प्रिवेंट करने का जो इफेक्ट हम चाहते हैं वो आता है? 0.8 से 1.2, 1.5 से 2.20, 2.0 से 3.0, या 0.2 से 0.8? लिथियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है नॉर्सेट एग्जाम में। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारे ब्लड में यदि लिथियम का लेवल लिथियम डोज के बाद 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच है, तो हमारी बॉडी में थेराप्यूटिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर इससे ब्लड में लेवल कम होता है 0.8 से, तो इफेक्ट्स नहीं आएंगे, और 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा ब्लड में इसका लेवल होता है तो इस ड्रग की टॉक्सिसिटी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the phenomena of a nurse respecting a patient's right to make decisions about his or her health care is called। पेशेंट को हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के ऑप्शंस चुनने का अधिकार है। आप पेशेंट से वो कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं ये पूछकर उसे अप्लाई करते हैं। ऐसा करते हुए आप पेशेंट के कौन से अधिकार की रक्षा कर रहे हैं? विच पेशेंट्स राइट यू आर प्रोटेक्टिंग? ऑप्शन ए अल्ट्रुज्म, ऑप्शन बी इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी ह्यूमन डिग्निटी, ऑप्शन डी ऑटोनॉमी। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
ऑटोनॉमी शब्द का अगर आप सिंपल मीनिंग जानना चाहें तो इसे आप सेल्फ डिटर्मिनेशन कह सकते हैं या हिंदी में इसे आज़ादी कह सकते हैं। क्लाइंट को ये पूरी आज़ादी है, उसका पूरा राइट है कि उसे ये अ, पूछा जाए या वो चूज़ कर सकता है कि उसे किस डिज़ीज़ कंडीशन के लिए कौन-कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन करवाना है। उसे जो ट्रीटमेंट ऑप्शन चाहिए उसकी सुविधा और पसंद के अनुसार हम उसे देते हैं। ऐसा करते हुए हम उसके ऑटोनॉमी के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब का इस्तेमाल हम उस सिचुएशन में कर सकते हैं जब नॉन विजिबल कंटैमिनेशन हो और इससे रबिंग की जो टोटल ड्यूरेशन होती है वो 20 से 30 सेकंड की होती है। सिंपली कहें तो अगर आपके हाथों पर किसी भी प्रकार का कोई कंटैमिनेटेड मटेरियल नहीं लगा हुआ है, आपके हाथ ऊपर से देखने पे बिल्कुल साफ नज़र आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन 20 से 30 सेकंड्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is caring for a client who is receiving electroconvulsive therapy for a diagnosis of major depressive disorder. Which assessment finding should the nurse identify as unexpected short-term side effect of ECT that requires notify the primary healthcare provider? किसी पेशेंट को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है यानी पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और इस डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए उसे ईसीटी दिया जा रहा है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी दिया जा रहा है। अब इस थेरेपी के बाद इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो इस थेरेपी के बाद ईसीटी के बाद नॉर्मली नहीं देखे जाने वाला कॉम्प्लिकेशन है और जिसके होते ही तुरंत डॉक्टर को बताना जरूरी है। डिसोरिएंटेशन, कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, हाइपरटेंशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जब भी क्लाइंट को हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं तो इस थेरेपी के बाद डिसोरिएंटेशन, कंफ्यूजन और मेमोरी लॉस जिसमें रेट्रोग्रेड एमनीशिया होता है, ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं और इनके होने पर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं है। ये एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर हाइपरटेंशन बताया गया है जो कि अनएक्सपेक्टेड है यानी नॉर्मली ये चीज नहीं देखने को मिलती और अगर ईसीटी के बाद हाइपरटेंशन दिखता है तो तुरंत डॉक्टर को हमें इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट, TBA is stands for total birth attendant, traditional birth attendant, total body area, total bloody area। सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। टीबीए का फुल फॉर्म होता है ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट। ये कम्युनिटी में काम करने वाली वह लेडीज होती हैं जो कि मैटरनिटी केयर प्रोवाइड करती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के दौरान मदर को हेल्प करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an eating disorder in which the patient refuses to eat due to fear of becoming obese। उस ईटिंग डिसऑर्डर का नाम आपको बताना है जिसमें पर्सन को ये लगता है कि अगर वो खाना खाएगा तो मोटा हो जाएगा, फैटी हो जाएगा, ओबेज हो जाएगा और इस डर से खुद को पतला रखने के लिए खाना नहीं खाता। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, कंपल्शन या फिर हाइपरनीसिया। यहाँ पर ऑप्शन ए और बी
दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। इनमें से आपका एक आंसर है, चूज वाइजली। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। मोस्टली एडोलेसेंट फीमेल्स के अंदर एनोरेक्सिया नर्वोसा कंडीशन पाई जाती है, जिसमें उनकी ये साइकोलॉजी सेट हो जाती है कि अगर वो खाना खाएंगी तो मोटी हो जाएंगी, अच्छा नहीं दिखेंगी, इसलिए वो खाना खाना छोड़ देती हैं। इसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा के नाम से जानते हैं। इसके ऑपोजिट बुलिमिया नर्वोसा भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें भी क्लाइंट अपने वेट को लेके कॉन्शियस रहता है, वो चाहता है कि वो पतला-दुबला रहे, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि वो जब उसे इच्छा होती है तो वो बहुत सारा खाना एक साथ खा लेगा और खाना खाने के बाद वो सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या पुर्गेटिव्स, डाययूरेटिक्स आदि का इस्तेमाल करके बॉडी से उसे बाहर निकाल देगा। लैक्सेटिव्स, पुर्गेटिव्स, डाययूरेटिक्स, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, इन सभी की मदद लेकर जितना भी उसने खाना खाया है, उसे वापस बाहर निकाल देगा। ये कंडीशन बुलिमिया नर्वोसा है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो खाना खाता ही नहीं है, जबकि बुलिमिया नर्वोसा में खाना खूब सारा खा लेगा और फिर वॉमिट के थ्रू उसे बॉडी से बाहर निकाल देगा, ताकि वो मोटा ना हो जाए, ओबेस ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which position provide to a client after spinal anesthesia? किसी क्लाइंट में किसी ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले उसे अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था, तो इस एनेस्थीसिया के बाद क्लाइंट को कौन सी पोजीशन दी जाएगी? सिम्स, सुपाइन विथ अंडर हेड पिलो, फ्लैट या हाई फॉवलर्स? Very important question for AIMS NORCET exam 2023। अगर आपका पेशेंट ओटी से आया है और उसकी फाइल में मेंशन्ड है कि इसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया था, तो इसे आप इस एनेस्थीसिया के बाद फ्लैट पोजीशन में रखेंगे। यानी उसकी गर्दन के नीचे, कमर के नीचे या पैरों के नीचे कोई भी चीज़ आपको नहीं लगानी है। उसे बिल्कुल बिस्तर पर फ्लैट लिटाना है, बिल्कुल सीधा समतल लेटाना है। हेड में किसी भी प्रकार का आप हेड साइड या फुट साइड अप नहीं करेंगे। क्लाइंट को फ्लैट पोजीशन में स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद इसलिए रखा जाता है, क्योंकि क्लाइंट में किसी भी प्रकार के न्यूरोवैस्कुलर चेंजेस ना आए या फिर क्लाइंट को हेडेक ना हो। अगर आपने स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद क्लाइंट के हेड के नीचे पिलो लगा दिया, उसे फ्लैट नहीं रखा, तो उसे सीवियर हेडेक हो सकता है। तो याद रखिएगा, जनरली भी आप जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं तो किसी प्रोसीजर से पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया यदि दिया गया था, तो क्लाइंट को हमेशा फ्लैट पोजीशन में रखेंगे, जिससे उससे हेडेक नहीं होगा और न्यूरोवैस्कुलर चेंजेस नहीं आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल फॉर एम्स नॉरसेट एग्जाम 2023। हैंड वॉशिंग में मेडिकल और सर्जिकल दो टाइप्स होते हैं जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप मेडिकल हैंड वॉशिंग करते हैं तो इसमें आपको कम से कम 40 से 60 सेकंड का समय लगता है, यानी करीब आपको 1 मिनट तक ये हैंड वॉशिंग करनी होती है। और अगर सर्जिकल हैंड वॉशिंग की जाती है तो उसमें 3 से 5 मिनट का समय लगता है, यानी मिनिमम 3 मिनट आपको हैंड वॉश करना ही करना है। मेडिकल हैंड वॉशिंग करते समय जो रबिंग टाइम होता है, फ्रिक्शन का टाइम होता है, वो कम से कम 20 टू 30 सेकेंड्स होता है। और सर्जिकल हैंड वॉशिंग के अंदर जितनी देर आप टोटल हैंड वॉशिंग करेंगे सर्जिकल, उसका आधा समय आपको स्क्रबिंग करनी ही करनी है, रबिंग करनी ही करनी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिकल हैंड वॉशिंग करते समय जो वाटर का फ्लो होता है, वो एल्बो से रिस्ट की तरफ होता है, यानी आपके हाथ की हथेली नीचे होनी चाहिए और टैप वाटर एल्बो से शुरू होकर रिस्ट की तरफ नीचे गिरता है। तो मेडिकल हैंड वॉशिंग में वाटर फ्लो डायरेक्शन एल्बो टू रिस्ट, कोहनी से उंगली की तरफ। अब हम बात करते हैं सर्जिकल हैंड वॉशिंग की। इसमें जो वाटर फ्लो की डायरेक्शन होती है वो मेडिकल हैंड वॉशिंग से उल्टी होती है, यानी कि आपकी जो हाथों की कलाई है, रिस्ट है, वो ऊपर होगी और एल्बो पार्ट नीचे होगा। जो वाटर है वो रिस्ट एरिया से शुरू होकर, कलाई से शुरू होकर कोहनी की तरफ बहेगा। ये प्रोसीजर
इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और ओटी के अंदर जो टोटल ड्यूरेशन होती है सर्जिकल हैंड वॉशिंग की, वो कम से कम 5 से 10 मिनट की होती है। इस चीज़ को भी आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse has given instructions about site care to a hemodialysis client who had an implantation of atriovenous fistula in right arm. Which statement by the client indicate a need for further teaching? किसी क्लाइंट की किडनी खराब है, रीनल फेलियर है उसमें, और रेगुलरली इसमें डायलिसिस किया जाता है विद द टाइप ऑफ हीमोडायलिसिस प्रोसेस। अब हीमोडायलिसिस के लिए इस क्लाइंट में एट्रियोविनस फिस्टुला बनाया गया है राइट आर्म के अंदर। अब क्लाइंट को इस एट्रियोविनस फिस्टुला की केयर कैसे करनी है, इसके बारे में आपने समझाया। अब क्लाइंट के द्वारा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट दिया जाए कि हम ये मानेंगे कि क्लाइंट को अभी ठीक से इसकी केयर करना समझ नहीं आया है और इसके बारे में हमें इसे और समझाना पड़ेगा। ऑप्शन ए, आई विल नीड टू स्लीप ऑन माई राइट साइड, मैं हमेशा दाईं करवट पर लेटूंगा। ऑप्शन बी, आई विल परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज रूटीनली ऑन माई राइट आर्म, मैं अपने दाएं हाथ में हमेशा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस परफॉर्म करूंगा। ऑप्शन सी, इट्स इंपॉर्टेंट दैट आई डोंट कैरी हैवी ऑब्जेक्ट्स विद राइट आर्म, मैं अपने दाएं हाथ से राइट हैंड से भारी चीजों को नहीं उठाऊंगा। ऑप्शन डी, इट इज इंपॉर्टेंट दैट आई रिपोर्ट एनी राइट आर्म रेडनेस और डिस्चार्ज एट द साइट, मैं अपने दाएं हाथ में अगर किसी भी प्रकार की रेडनेस है या वहां पर कोई ड्रेनेज होता है, कुछ लीक होता है, कोई ड्रेनेज निकलता है, फ्लूइड निकलता है, तो उसे डॉक्टर को बताऊंगा। विच स्टेटमेंट indicates further teaching about this AV fistula caring? The right answer is option A. हमने प्रीवियस क्लासेस में एट्रियोविनस फिस्टुला, हीमोडायलिसिस, डायलिसिस, रीनल फेलियर के बारे में आपको शॉर्ट वे में सब कुछ बता रखा है। टाइम की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाए, तो प्लीज़ आप रेगुलरली हमारी सारी क्लासेस को देखिएगा। वहाँ पर आपको इसके बारे में, एवी फिस्टुला के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ड्रिल क्या होता है, ये सब भी हमने वहाँ पर अच्छे से समझा रखा है। ब्रूट साउंड क्या होता है, ये सब हमने वहाँ पर बता रखा है। जब भी हम पेशेंट में एट्रियोविनस फिस्टुला लगाते हैं तो उसे ये समझाया जाता है कि आपको जिस हाथ में फिस्टुला बनाया गया है, उस जगह उस तरफ की करवट लेकर नहीं सोना है। जैसे आपके राइट आर्म के अंदर फिस्टुला बनाया गया है तो आपको हमेशा बाईं करवट पर लेटना है। इसके अलावा क्लाइंट राइट हैंड में एवी फिस्टुला है तो राइट आर्म की रेगुलर एक्सरसाइज करे ताकि इसकी पेटेंसी बनी रहे, लेकिन उसे इस हाथ से हैवी ऑब्जेक्ट्स को नहीं उठाना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्लाइंट में ये भी बताना है कि अगर इस राइट हैंड के अंदर किसी भी प्रकार की एबनॉर्मल रेडनेस दिखे या फिर इस फिस्टुला से कोई डिस्चार्ज देखने को मिले, ड्रेनेज देखने को मिले, तो तुरंत डॉक्टर को बताएं, ये हो सकता है कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो। ये चीजें आपको मेनली याद रखनी है एवी फिस्टुला के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मेडिकल अबॉर्शन? मेडिकल अबॉर्शन से आप क्या समझते हैं? यूज ऑफ फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, फार्माकोलॉजी ड्रग द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना, यूज ऑफ हर्ब्स टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, जड़ी बूटियों द्वारा प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना, यूज ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी, होम्योपैथी मेडिसिन से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन्स या ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए प्रेगनेंसी को कंप्लीट करवाना, टर्मिनेट करवा देना मेडिकल अबॉर्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ हेल्यूसिनेशन इज मोस्ट कॉमन इन सिजोफ्रेनिया? इनमें से सिजोफ्रेनिया कंडीशन होने पर कौन सा हेल्यूसिनेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? विजुअल, गस्टेटरी, टैक्टाइल, ऑडिटरी। हेल्यूसिनेशन का मतलब है एक्सटर्नल रियल स्टिमुलाई के प्रेजेंस के बिना क्लाइंट को वो चीज़ परसीव होनी, और सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होने पर क्लाइंट को ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन सबसे ज़्यादा होता है। यानी क्लाइंट को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं लगातार जो वहाँ पर वास्तव में है ही नहीं। क्लाइंट को ऐसा लगता है कोई उसके कान में कुछ कह रहा है, लेकिन वास्तव में वहाँ कोई नहीं होता या किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होती। दिस इज़ कॉल्ड auditory hallucination and it is most commonly seen into the schizophrenic patient. Next question is, out of the following, which comfortable device prevent the external rotation of the hips of a bedridden patient? एक पेशेंट जो कि लंबे समय से बेड पर है, फुली कॉन्शियस नहीं है, पैरालाइज्ड है, ऐसे पेशेंट में एक्सटर्नल रोटेशन को रोकने के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस आप इस्तेमाल कर सकते हैं? हैंड रोल, ट्रोकेंटर रोल, सैंडबैग, ट्रैपीजे बार। इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू देखिएगा, आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पेशेंट है। अब ये पेशेंट आपका पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं है, यानी कि पैरालाइज्ड है, सेमी कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अगर आपका ये पेशेंट जिसके पैरों में खुद का कंट्रोल नहीं है और अगर लंबे समय तक सीधा ऐसे ही लेटा रहेगा, तो एक समय बाद में क्या होगा, इसका जो ये पैर है, ये बाहर की तरफ गिर जाएगा। पैर का जो ये आगे वाला हिस्सा है, पंजा है, ये बाहर की तरफ मूव हो जाएगा, एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगा, यानी दोनों पैर बाहर की तरफ इस प्रकार से घूम जाएँगे और इस बाहर की तरफ घूमने वाले कंडीशन को एक्सटर्नल रोटेशन कहा गया है। इससे क्लाइंट को अगर बचाना है तो आप क्या करेंगे? किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? यस, एग्ज़ैक्टली द राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी। ट्रोकेंटारोल कुछ नहीं होता, एक सिंपल सी जो टॉवेल हम यूज़ करते हैं, उसे क्लाइंट के इस एरिया में नीचे लगाकर इसके जो आउटर पार्ट्स होते हैं, उसे इस प्रकार से रोल करके लगा दिया जाता है। जब आप पेशेंट के अ, पैरों के साइड में टॉवल को इस प्रकार से मोड़ कर लगा देंगे, तो पेशेंट के ये जो पैर हैं, वो बाहर की तरफ घूम नहीं पाएँगे ड्यू टू देयर सपोर्ट, और यही चीज़ ट्रोकेंटर रोल है। पेशेंट के पैर जो पेशेंट के खुद के कंट्रोल में नहीं हैं, वो बाहर की तरफ नहीं घूम जाएँ, एक्सटर्नली रोटेट ना कर जाएँ, इसके लिए एक लंबे टॉवल को पैरों के नीचे लगाकर साइड वाले हिस्सों को घुमाकर एक मोटी स्ट्रक्चर बना दी जाती है, जिसकी वजह से पैर बाहर की तरफ गिर नहीं पाते, मुड़ नहीं पाते, एक्सटर्नली रोटेट नहीं हो पाते। इसी डिवाइस को हम ट्रोकेंटर रोल के नाम से जानते हैं। Next question is, a client with myasthenia gravis is having difficulty with the motor aspect of speech. The client has difficult forming words and the voice has a nasal tone. The nurse should plan to use which communication technique when working with this client? एक पेशेंट जिसे माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन है और ये पेशेंट बोलने में दिक्कत महसूस कर रहा है, स्पीच में डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहा है। ये पर्सन जो भी बात बोलना चाह रहा है, उसे बोल नहीं पा रहा, वर्ड्स फ़ॉर्मिंग में प्रॉब्लम आ रही है और बोलते समय इसे नेज़ल टोन फ़ील हो रही है। यानी ये पर्सन सिंपली कहें तो नाक से बोल रहा है। इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन के लिए नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक बेस्ट रहेगी जिसे आप इस्तेमाल करना चाहेंगे? एंगेज द क्लाइंट इन लेंथी डिस्कशंस टू स्ट्रेंथन द वॉइस। हम क्लाइंट से ज़्यादा बातें करेंगे ताकि उसकी वॉइस बेहतर हो सके।
ऑप्शन बी, नोड कंटिन्यूअसली व्हाइल द क्लाइंट इज स्पीकिंग। जब क्लाइंट बात कर रहा हो तो अपनी गर्दन को आप लगातार हिलाते रहेंगे। ऑप्शन सी, रिपीट व्हाट द क्लाइंट हैज सेड टू वेरीफाई द मैसेज। क्लाइंट ने जो भी कहा है उसे सुनने के बाद आप खुद उसे बोलेंगे, दोहराएंगे, ताकि ये कंफर्म किया जाए कि क्लाइंट ने यही बात कही है या नहीं। ऑप्शन डी, एनकरेज द क्लाइंट टू स्पीक क्विकली। हम क्लाइंट को तेजी से बात करने के लिए कहेंगे। क्लाइंट को हम तेजी से बोलने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा। यहाँ पर लेंदी डिस्कशन हेल्पफुल नहीं रहेंगे क्योंकि क्लाइंट को बोलने में दिक्कत आ रही है। जब भी क्लाइंट जो भी बात बोलेगा, अगर आप उसे समझ पाए हैं तो आपको हाँ में गर्दन हिलानी है, नोडिंग करना है, अदरवाइज नो में नोडिंग करनी है। ये डिपेंड करना है। लगातार आपको नोडिंग करने से कोई फायदा नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट हियर। जब भी क्लाइंट कोई बात आपसे कहता है, उसे सुनने और समझने के बाद आप रिपीट करेंगे। अगर क्लाइंट आपके द्वारा बोली गई बात को सुनकर ओके कहता है, तब फिर आप उस चीज को पूरा करेंगे। आप कम्युनिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए क्लाइंट के द्वारा जब सही तरीके से बातचीत नहीं की जा रही है, तो उसके द्वारा बोली गई बात को सुनकर, समझकर आप अपने शब्दों में रिपीट करेंगे। अगर क्लाइंट यस कहता है, तो फिर आप उसका एक्शन लेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse is caring for a terminally ill woman who is dying from diagnosed breast cancer. The nurse should know which client behavior is characteristic of anticipatory grieving. एक वुमेन जिसे ब्रेस्ट कैंसर है और उसकी अब डेथ होने वाली है, आप एज अ नर्स इस पेशेंट की केयर कर रहे हैं। इस पेशेंट के द्वारा कौन सा बिहेवियर ये आपको ये बताता है कि क्लाइंट ग्रीव में है, दुख में है। इन चारों ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि क्लाइंट दुख में है, ग्रीविंग एंटिसिपेटरी ग्रीव में है, इससे बताता हो। ऑप्शन ए, हैज प्रोलॉन्ग्ड इमोशनल रिएक्शंस एंड आउटबर्स्ट। क्लाइंट काफी ज्यादा भावुक बातें करता है तो। ऑप्शन बी, डिस्कशन थॉट्स एंड फीलिंग रिलेटेड टू लॉस। क्लाइंट अपने इस लॉस के बारे में अपनी भावनाओं को शो करता है, अपने विचारों को डिस्कस करता है। ऑप्शन सी, वर्बलाइज अनरियलिस्टिक गोल्स एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर। उसे पता है कि उसकी डेथ होने वाली है, फिर भी वो भविष्य में अपने प्लान्स के बारे में सबको बताता है। ऑप्शन डी, इग्नोर्स अनट्रीटेड मेडिकल कंडीशंस दैट रिक्वायर ट्रीटमेंट। वो उन सभी अनट्रीटेड मेडिकल कंडीशंस को इग्नोर कर देता है जिन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर क्लाइंट अपने इस लॉस के बारे में अपनी विचारों को बताता है, अपनी फीलिंग्स शेयर करता है, तो क्लाइंट के इस बिहेवियर के हिसाब से हम ये पता कर सकते हैं कि क्लाइंट ग्रीव में है, क्लाइंट दुख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the priority nursing action when caring for a client with disseminated intravascular coagulation? अगर किसी क्लाइंट को डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation जैसी डिजीज कंडीशन है, तो इसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, मॉनिटर फॉर होमान साइन। ऑप्शन बी, avoid giving intramuscular injections. Option C, take temperature via the rectal route.
ऑप्शन डी, अप्लाई सीक्वेंशियल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। Disseminated intravascular coagulation. Disseminated intravascular coagulation का मतलब होता है पेशेंट की बॉडी में अचानक क्लॉटिंग मैकेनिज्म का बहुत तेजी से होने लगना, जिससे जितनी भी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, माइक्रो सर्कुलेशन वाली ब्लड वेसल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा क्लॉट्स बन जाते हैं और अचानक बहुत सारे बने इन क्लॉट्स के कारण बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब अगर आपने इस पेशेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया, तो इस निडल इंसर्शन के ट्रॉमा के कारण उस जगह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि बॉडी में अब ब्लीडिंग को रोकने के लिए ना तो प्लेटलेट्स मौजूद हैं, ना ही क्लॉटिंग फैक्टर्स बचे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। होपफुली दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse caring for a patient's post-operatively use careful hand hygiene and sterile technique when handling patient. Which of the Maslow's basic human need is being met by this nurse? किसी पेशेंट में ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद इस पेशेंट की केयर करते समय नर्स स्टेराइल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करती है, हैंड हाइजीन मेंटेन करती है। इस सब को करके इस क्लाइंट के लिए नर्स के द्वारा मास्लोज हायरार्की की कौन सी नीड को सेटिस्फाई किया जा रहा है? फिजियोलॉजिक, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम या फिर लव एंड बिलोंगिंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नर्स के द्वारा यहाँ पर एक्शन लेकर क्लाइंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा रहा है, तो हम उसे बेसिकली सेफ रख रहे हैं ताकि फर्दर उसमें कोई और कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू इन्फेक्शन ना हो जाए। आइए मास्लो ऑफ हायरार्की के बारे में क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ से कई बार प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मास्लो ऑफ हायरार्की के अनुसार मास्लो ने ये बताया था कि किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में 5 स्टेजेस पूरी करनी होती हैं और हर स्टेज, पहली स्टेज कंप्लीट होने के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से आगे बढ़ना है। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड के अंदर सबसे मोस्ट बेसिक और सबसे पहली जो नीड होती है उसे हम फिजियोलॉजिक नीड के नाम से जानते हैं। इसके अंदर व्यक्ति को एयर चाहिए, वाटर चाहिए, शेल्टर चाहिए, स्लीप चाहिए, रिप्रोडक्शन चाहिए, ये सभी चाहिए ताकि वो सरवाइव कर सके। अब किसी भी ह्यूमन की ये नीड्स जैसे ही पूरी होती हैं, ये अगले पार्ट के अंदर अगले हायरार्की लेवल पर चला जाता है। अगला हायरार्की का लेवल होता है उसे हम सेफ्टी बोलते हैं। सेफ्टी नीड्स आती हैं इसके अंदर। यहाँ पर क्लाइंट को पर्सनल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, रिसोर्सेज, हेल्थ, प्रॉपर्टी, ये सभी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब जैसे ही व्यक्ति को ये सभी चीज़ें मिलती हैं, वो नेक्स्ट लेवल में मूव कर जाता है। नेक्स्ट लेवल को हम लव एंड बिलोंगिंग के नाम से जानते हैं। इस लेवल में आने के बाद पर्सन को फैमिली के साथ टाइम चाहिए, लव चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, इसके अलावा सोशल कनेक्शंस चाहिए। ये सभी यहाँ पर इसकी डिमांड हो जाती है। जैसे ही क्लाइंट की, सोसाइटी की ये नीड्स पूरी होती हैं, लव एंड बिलोंगिंग का लेवल कंप्लीट होता है, अब क्लाइंट नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। इसे हम सेल्फ एस्टीम का लेवल कहते हैं। इसके अंदर पर्सन दूसरों से अपने लिए रेस्पेक्ट चाहता है, खुद को पावरफुल मानता है, अपने आप को अपनी आज़ादी चाहता है। ये सभी इसकी इस लेवल पर नीड्स होती हैं। उसके बाद सबसे ऊपर वाला जो लेवल होता है, इसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर व्यक्ति ये चाहता है कि जितना उसका पोटेंशियल है, वो उससे मैक्सिमम यूज़ कर सके, यानी दुनिया में सबसे बेहतर बनने की इच्छा रखता है। जिस फील्ड में वो रहता है, जिस फील्ड में वो काम करता है, उस जगह पर उससे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। वो सबसे बेस्ट बनना चाहता है। ये उसकी ख्वाहिश सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेट के अंदर देखने को मिलती है। तो मास्लो ऑफ हायरार्की के अंदर टोटल 5 नीड्स हो गई, 5 लेवल्स हो गए। सबसे पहले फिजियोलॉजिक नीड, जिसमें
एयर, फूड, वाटर, सेक्स, ये सभी आता है। जैसे ही ये नीड्स फुलफिल होती हैं, क्लाइंट में नेक्स्ट लेवल आ जाता है सेफ्टी नीड्स की। इसके अंदर पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, प्रॉपर्टी सेफ्टी आदि को देखा जाता है। इस लेवल के इस नीड के फुलफिल होने के बाद क्लाइंट में तीसरा लेवल आता है जिसमें लव एंड बिलोंगिंग को देखा जाता है। यहाँ पर क्लाइंट अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से लव की इच्छा रखता है, उनके साथ रहना चाहता है। इस लेवल के कंप्लीट होते ही क्लाइंट को एस्टीम चाहिए, सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करना चाहता है। इसमें वो चाहता है कि दूसरे लोग उसे रेस्पेक्ट दें, वो पावरफुल हो, उसकी ताकत बढ़े, उसका सेल्फ एस्टीम अच्छा हो। ये सभी यहाँ पर देखी जाती हैं और सबसे जो मास्लो ने टॉप प्रायोरिटी पर रखा, उसे हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। यानी मैक्सिमम एक ह्यूमन जो कर सकता है, वो व्यक्ति उस चीज़ को करना चाहता है, उस चीज़ को पाना चाहता है, सबसे बेस्ट बनना चाहता है। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मास्लो ने हायरार्की के बिहाफ पर दिया था। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ऑफ मास्लोज हायरार्की कौन सा होता है? तो क्या बताएंगे आप? मास्लो ऑफ हायरार्की में ये जो 5 हायरार्की नीड्स दी गई हैं, इसमें से लोएस्ट प्रायोरिटी किस लेवल को कहा जाता है? सही जवाब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये लोएस्ट प्रायोरिटी होता है। यानी कि इस लेवल की आवश्यकता आदमी को सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा क्या चाहिए उसे? हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर पूछ लिया जाए तो फिर क्या बताएँगे? वो होता है फिजियोलॉजिक नीड। हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी कि जीवन जीने के लिए सबसे ज़रूरी आपको एयर चाहिए, फिर वाटर चाहिए, फूड चाहिए। इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, तो ये आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हमने इसे हाईएस्ट प्रायोरिटी कहा। और आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम बनाना चाहते हैं, ये आपके सर्वाइवल के लिए इतना आवश्यक नहीं है, इसलिए हम इसे लोएस्ट प्रायोरिटी नीड के रूप में जानते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके पूछ लिया जाए कि लोवेस्ट लेवल ऑफ मास्लोस हायरार्की क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? आपसे पूछ लिया जाए लोवेस्ट लेवल ऑफ मास्लोस हायरार्की, तो आपका आंसर होगा फिजियोलॉजिक नीड। लोवेस्ट लेवल ऑफ मास्लोज हायरार्की। देखिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी भी यही है और लोएस्ट लेवल भी है। लोएस्ट लेवल का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ सबसे नीचे वाला, लो लेवल पर, इसी से शुरुआत होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट लेवल कौन सा है, तो आप यहाँ पे बताएंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। हाईएस्ट लेवल, इन इन सभी नामों को याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रीवियस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर ऑर्डर्ड टू गिव 1000 ml fluid NS at the flow rate of 125 ml per hour. How much time it will take to complete this fluid? डॉक्टर द्वारा 1000 ml फ्लूइड को 125 ml पर आर के हिसाब से देने को कहा गया है। तो आप बताएं कि 1000 ml फ्लूइड को 125 ml पर आर के हिसाब से अगर अपन दें तो कुल फ्लूइड को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? 1000 ml की ड्रिप को 125 ml पर आर के हिसाब से आपको चढ़ाना है, तो उसमें कुल कितना समय लगेगा ये कैलकुलेट करना है। ड्रग डोज कैलकुलेशन से एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए एम्स दिल्ली आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार ज़्यादा भी आ जाते हैं और कई बार एक ही क्वेश्चन होता है या कई बार नहीं भी हो सकते। लेकिन इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस है, ये आपको तैयार करना चाहिए। इस क्वेश्चन में बड़ी सीधी सी सिंपल सी कैलकुलेशन है। हमें 1000 ml फ्लूइड को पेशेंट में चढ़ाना है, ट्रांसफ्यूज करना है और रेट क्या है? 125 ml पर आर की। तो आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 25 से इसे आप डिवाइड कर दीजिए 40 और यहाँ पर आ जाएगा 5।
और फिर 8। तो यानी आपको अगर 125 ml फ्लूइड 1 घंटे में आप दे रहे हैं क्लाइंट को, तो 8 घंटे लगेंगे 1000 फुल फ्लूइड क्लाइंट में डिलीवर करने के लिए। 1000 ml अपॉन 125 ml इक्वल्स 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse caring for a child diagnosed with rubeola measles notes that the doctor has documented the presence of Koplik spots. On the basis of this documentation, which observation is expected? सिंपली आपको इन चारों ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि कॉप्लिक स्पोर्ट्स कैसे होते हैं इसके बारे में बता रहा हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस एग्जाम में इसे अलग-अलग तरीके से कई बार पूछा गया है। ऑप्शंस आर पिन पॉइंट पिटैकी नोटेड ऑन बोथ लेग्स, ऑप्शन बी स्मॉल ब्लू white spot with a red base found on buccal mucosa, option C pitaki spot that are reddish and pinpoint on the soft palate, option D whitish vesicles located across the chest। कौन सा ऑप्शन कॉप्लिक स्पोर्ट्स के बारे में सही है? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कॉप्लिक स्पोर्ट्स हमारी बकल म्यूकोसा पर पाए जाते हैं, यानी हमारे माउथ में जो चीक की अंदर साइड वाली दीवार होती है, गालों के अंदर वाली दीवार होती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। कॉप्लिक स्पोर्ट्स को जब आप देखते हैं तो ये दिखने में बहुत ही छोटे नीले सफेद दाने के रूप में दिखाई देते हैं, जिनका बेस रेड कलर का होता है। एक बार फिर से समझिएगा, कॉप्लिक स्पोर्ट्स हमारे माउथ में बकल म्यूकोसा पर होते हैं, गालों की अंदर वाली दीवार पर होते हैं। जब आप इन्हें देखते हैं तो इनका बेस एकदम लाल होता है और सेंटर में सफेद या नीले रंग के दाने के रूप में छोटा सा उभार देखने को मिलता है। ये चीज कॉप्लिक स्पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the nurse is caring for a dying client who states, will you be the executor of my will? How should the nurse best respond to this client? एक पेशेंट जिसकी डेथ होने वाली है, ये पेशेंट आपसे कहता है यानी नर्स से कहता है कि क्या मेरी आखिरी इच्छा को आप पूरा करेंगे? इस सिचुएशन में एज अ नर्स आपके द्वारा कौन सा रिस्पॉन्स दिया जाना सबसे बेस्ट माना जाएगा? ऑप्शन ए, आई विल कैरी आउट योर विल अकॉर्डिंग टू योर विशेस, मैं आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। ऑप्शन बी, आई मस्ट डिक्लाइन योर ऑफर बिकॉज आई एम योर नर्स, मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं एक नर्स हूं। ऑप्शन सी, इट इज एन ऑनर टू बी नेम्ड द एग्जीक्यूटर ऑफ योर विल, मैं इसमें अपने आप को गर्व या सम्मानित महसूस करूंगा कि आपकी इच्छाओं को मैंने पूरा किया। ऑप्शन डी, टेल मी मोर सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर थिंकिंग, मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताएं ताकि मैं आपकी बात को समझ सकूं। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हम इस पेशेंट से कहेंगे कि आप मुझे इस बारे में थोड़ा और बताएं, आप क्या सोच रहे हैं इसे और क्लियर करें ताकि मैं आपकी बात को समझ सकूं। हमेशा जब आप ऐसी स्टेट में होते हैं तो हमेशा क्लाइंट को पूरी तरह से समझना जरूरी है, और इस सिचुएशन में थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि क्लाइंट से आप जो चीज वो कह रहा है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करें और फिर आप अपनी बात को रखें। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे क्लाइंट को कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोलने की जिससे जो कि ओपन एंडेड टाइप के क्वेश्चन को जनरेट करता हो, यानी कि क्लाइंट को जब हम ये कहेंगे कि टेल मी मोर सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड यू थिंकिंग, हम क्लाइंट को ये कहेंगे कि आप मुझे इसके बारे में थोड़ा और बताएं ताकि मैं आपकी बात को समझ सकूं और आपकी इस विल को फुलफिल कर सकूं।
तो क्लाइंट ओपन एंडेड क्वेश्चन के बाद अपने विचारों को और क्लियर करेगा, जिससे कि हम बेहतर तरीके से उसकी बात को समझ सकेंगे और रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। इंसुलिन थेरेपी। इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है, और हमारी बॉडी में ये नेचुरली पैंक्रियाज के द्वारा, बीटा सेल्स के द्वारा बनाया जाता है। अगर किसी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाए, तो इससे होने वाली कंडीशन को डायबिटीज का नाम दिया जाता है, और इस कंडीशन में हाई ब्लड शुगर लेवल देखने को मिलता है। इस चीज को मैनेज करने के लिए हमें इंजेक्शंस के थ्रू बाहर से तैयार किया हुआ इंसुलिन लेना पड़ता है। यहाँ पर जो इंसुलिन बाहर से तैयार किया जाता है, या तो ये काऊ या पिग के पैंक्रियाज से तैयार होता है, या फिर इन्हें लैब में तैयार किया जाता है, सिंथेटिक होता है। इंसुलिन थेरेपी में एक वाइल के अंदर 10 ml इंसुलिन मौजूद होता है, और 1 ml इंसुलिन को 100 यूनिट्स में डिवाइड करके यूज किया जाता है। इंसुलिन को हमेशा रूम टेम्परेचर पर स्टोर करना चाहिए। इंसुलिन को लगाने का जो रूट होता है वो होता है सबक्यूटेनियस, और 26 गॉज निडल के साथ इसे एडमिनिस्टर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एबॉर्शन? इनमें से टर्म एबॉर्शन की परिभाषा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, termination of pregnancy before the fetus become viable, capable of living independently, that is before 28 weeks, and when the fetus weighs less than 500 grams। अगर किसी वुमेन में एबॉर्शन को 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले टर्मिनेट करवा दिया जाए, और बच्चे का वजन 500 ग्राम से कम हो, तो इसे हम टर्म एबॉर्शन कहेंगे। या फिर 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले किया गया अबॉर्शन, या फिर बच्चे का वजन 1000 ग्राम से कम हो तब किया गया अबॉर्शन टर्म अबॉर्शन कहलाएगा। या फिर 32 सप्ताह की प्रेगनेंसी से पहले किया गया अबॉर्शन और बच्चे का वजन 1000 ग्राम से कम हो, ये टर्म अबॉर्शन कहलाएगा। या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फीटस का वाइबिलिटी पीरियड जो है वो 28 सप्ताह को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे ने 28 सप्ताह की प्रेगनेंसी कंप्लीट कर ली है, और अब अगर उसे वुम से बाहर निकाल दिया जाए, तो वो सरवाइव कर सकता है, ऐसा चांसेस हैं। इस समय अगर इस समय में हम अबॉर्शन नहीं करवा सकते। 28 सप्ताह से पहले और बच्चे का वजन 500 ग्राम से कम हो तब ही एबॉर्शन करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हेल्थ केयर इंड्यूस्ड इंफेक्शन ड्यूरिंग एनी प्रोसीजर इज कॉल्ड। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में किसी प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहे हैं, और इस प्रोसीजर के दौरान अगर क्लाइंट को कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये किस इन्फेक्शन के नाम से जाना जाएगा? मान लीजिए आप क्लाइंट में कैथेटर लगा रहे थे, लेकिन कैथेटर लगाते समय आपने प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाए, असेप्सिस नहीं मेंटेन कर पाए, और क्लाइंट को इससे यूटीआई हो गया, तो ये कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा? हाइड्रोजेनिक, क्रॉस, सुपर इन्फेक्शन, या ट्रांसफर्ड इन्फेक्शन? एक्सीलेंट गाइस, आप बिल्कुल सही हैं। इसे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहा जाता है। किसी भी हेल्थ पर्सोनल के द्वारा किए गए किसी भी प्रोसीजर के बाद क्लाइंट को उस एरिया में यदि इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम इसे आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन
हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान होने वाला इन्फेक्शन क्रॉस इन्फेक्शन है और क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का बेस्ट मेथड है हैंड वॉशिंग। 3 चीजें हो गई। सबसे पहला प्रोसीजर के दौरान हुआ इन्फेक्शन आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन है, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान हुआ इन्फेक्शन क्रॉस इन्फेक्शन है और क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का बेस्ट मेथड है हैंड हाइजीन या हैंड वॉशिंग। Let's quickly revise few important terms from microbiology. Microbiology is a study of microorganisms that cannot be seen by naked eyes. ऐसे छोटे छोटे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी के लिए जो मेडिकल साइंस की या साइंस की जो ब्रांच है काम करती है, उसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अध्ययन, बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। वीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वायरसेस। वायरस की स्टडी वीरोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। फंगस की स्टडी करना माइकोलॉजी कहलाता है। किसी भी शब्द के पीछे अगर आपको लॉजी लिखा मिले तो लॉजी शब्द का मतलब ही होता है टू स्टडी। नेक्स्ट है पैरासिस्टोलॉजी। पैरासिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ही वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के द्वारा लिविंग सेल को देखा था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप इज डिस्कवर्ड बाय कॉन एंड रुस्का। कॉन एंड रुस्का द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client at 35 weeks of gestation reports a sudden discharge of fluid from vagina. Based on the data provided, which condition should the nurse suspect? एक 35 सप्ताह की प्रेगनेंसी वाली वुमेन है जिसके वेजाइना से अचानक एक फ्लूइड डिस्चार्ज निकलता है। इस फ्लूइड डिस्चार्ज के हिसाब से इस वुमेन में कौन सी कंडीशन हो सकती है? इंट्रायूट्राइन फीटल डिमाइज, प्री टर्म लेबर, मिसकैरेज, प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में 37 वीक्स कंप्लीट होने से पहले वेजाइना से फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है तो हम इस कंडीशन को प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे ही मेम्ब्रेन्स रप्चर होंगी, एमनियोटिक फ्लूइड वहां से बाहर निकल आएगा। ये चीज 37 सप्ताह से पहले यदि होती है तो हम इसे प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। 37 सप्ताह पर या इसके बाद होती है तो ये लेबर की शुरुआत मानी जाती है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन 37 सप्ताह से पहले होगी तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहा जाता है, समय से पहले ही झिल्ली का फट जाना। Next question is, the nurse is preparing to administer oxygen to a client with a diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease and is at risk of carbon dioxide necrosis. The nurse should check to see that the oxygen flow rate is prescribed at which rate. किसी पेशेंट को chronic obstructive pulmonary disease कंडीशन है, इस सिचुएशन में आप उसे किस रेट से ऑक्सीजन गैस एडमिनिस्टर करेंगे, ये आपसे सिंपली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सीओपीडी के पेशेंट को कितनी लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन दी जाती है, ये सिंपल आपसे इस पूरी लैंग्वेज में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नॉर्सेट 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसे। वन मोर स्टार्ट टू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस आर 6 to 8 liters per minute,
2 to 3 liters per minute, 4 to 5 liters per minute, or 8 to 10 liters per minute? The right answer is option B, 2 to 3 liters per minute. देखिएगा, हम नॉर्मल किसी पर्सन की बात करें तो हमारे शरीर में रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलता रहता है। हमारा ब्रेन इस प्रोसेस को हमें बिना बताए यानी अनकॉन्शियसली कैरिड आउट करता रहता है, जब से हमारा जन्म होता है, जब से लेकर मृत्यु तक। अब ब्रेन को कौन ये बताता है कि अब हमें रेस्पिरेशन करना है या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, इसे निकालना है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। हमारी बॉडी में कीमो रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये कीमो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को लगातार मीजर करते हैं। जैसे ही बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, हमारे ब्रेन के उस पार्ट तक मैसेज आता है जो कि रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कार्बन डाइऑक्साइड की कमी वाले मैसेज को जैसे ही रिसीव करता है, तुरंत बॉडी को ये ऑर्डर देता है, लंग्स को ये ऑर्डर देता है कि आप गैसेस एक्सचेंज करिए, यानी सांस लीजिए, रेस्पिरेशन लीजिए। हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका है, तो हम तुरंत रेस्पिरेशन लेते हैं। अब सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि ये जो सेंसर्स होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को ब्लड में मापते हैं, ये खराब हो जाते हैं, सही तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहे होते हैं। तो अब हमारी बॉडी के अंदर कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, हमारे ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर खराब है, सेंसर काम कर नहीं रहे हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी ने इंसान की जान को बचाने के लिए एक और सिस्टम बना के रखा है, जो इस इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिवेट हो जाता है। हमारी बॉडी क्या करती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर हमारे आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसे मेजर करना शुरू करती है। जैसे ही एक लिमिट से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन ब्लड में होता है, आर्टरी के अंदर होता है, तो तुरंत हमारे ब्रेन तक ये सिग्नल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो तुरंत हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो एक्टिवेट होता है और हम गैसेस एक्सचेंज करने लगते हैं, रेस्पिरेशन करने लगते हैं, सांस लेने लगते हैं। ये दो मैकेनिज्म हमेशा काम करती रहती है। अब क्या होगा, अगर आपने पेशेंट को, सीओपीडी वाले पेशेंट को 3 लीटर से ज़्यादा पर मिनट की रेट से ऑक्सीजन देना शुरू किया, तो हमारी आर्टरीज़ के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में भर जाएगी, सैचुरेशन फुल हो जाएगा। तो अब हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, साँस लेना बंद कर दो, या कोई इम्पल्स जनरेट नहीं होगा। तो हमारे लंग्स काम करना बंद कर देंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट नहीं होगा और हम रेस्पिरेशन नहीं कर पाएँगे। तो कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन देने से क्लाइंट सांस लेना बंद ना कर दे, उसकी मैकेनिज्म रुक ना जाए, उसकी डेथ ना हो जाए, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम क्लाइंट को सिर्फ 3 लीटर या इससे कम रेट से ही ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, ताकि उसके ब्लड में, आर्टरीज़ के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन रहे और लगातार ब्रेन द्वारा ये मैसेज बॉडी को दिया जाता रहे कि ऑक्सीजन कम हो रही है, आपको सांस लेते रहना है। इस तरह से ये पूरी मैकेनिज्म काम करती है। होपफुली अब आप इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। सबसे पहले मोस्ट सेंसिटिव गैस CO2, फिर O2, इस तरह से आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट हम RL से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज करेंगे। RL सॉल्यूशन का फुल फॉर्म है रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन। इसे हम हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्ट फिजियोलॉजिक सॉल्यूशन के रूप में भी माना जाता है। RL की टॉनिसिटी आइसोटोनिक होती है, यानी हमारे बॉडी के फ्लूइड्स की जो टॉनिसिटी है, लगभग उसी इक्वल अमाउंट ऑफ टॉनिसिटी के साथ ये सॉल्यूशन पाया जाता है। RL सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी की बात की जाए तो ये 278 MOSM पर लीटर होती है। RL का इस्तेमाल फ्लूइड मेंटेनेंस थेरेपी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पेरिडोन इज अ, इनमें से रेस्पेरिडोन मेडिसिन किस टाइप की मेडिसिन है, ये आपको बताना है। मूड स्टेबलाइजर, बेंजोडाइजेपिन, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक, या फिर अटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट।
The right answer is option C, a typical antipsychotic. रेस्पेरिडोन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है जो कि सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसे मूड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स और सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए रेस्पेरिडोन नाम की एंटीसाइकोटिक मेडिसिन यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज convert 23 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। 23 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट किया जाए तो कितना होगा? -2, -3, -4, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चंस की आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने में, फॉर्मूला को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आइए इसका सॉल्यूशन जान लेते हैं। सबसे पहली बात, जब हमें किसी फ़ारेनहाइट में दी गई वैल्यू को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है F-32 मल्टीप्लाइड विथ 5/9। F-32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। अब इस जगह f की वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी 23 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इस इक्वेशन में f की जगह 23 वैल्यू रखेंगे। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो इक्वेशन है इसे सॉल्व किया जाएगा। 32 में से 23 को माइनस करेंगे तो आएगा -9। अब ये -9 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -45। अब इस -45 को 9 से डिवाइड करेंगे, इसका भाग देंगे इसमें, तो आएगी संख्या -5। तो हमारा जो आंसर है वो है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। 23 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया जाता है तो आने वाली वैल्यू है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर चाहे आपको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो या फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, दोनों के लिए फॉर्मूलाज मेंशन किए हैं। आप चाहें तो इसे नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। C equals F-32 multiplied by 5/9 and F equals C multiplied by 9/5 plus 32। इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यूज को रखकर चाहे सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। Let's quickly revise the difference between medical asepsis and surgical asepsis। किसी भी जगह पर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ना होना, यानी बिल्कुल स्टेराइल सरफेस का होना असेप्सिस कंडीशन कहलाता है। असेप्सिस मीन्स फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। अब मेडिकल असेप्सिस और सर्जिकल असेप्सिस, ये दो प्रकार की टर्म्स होती हैं। इनमें क्या डिफरेंस है इसे जान लेते हैं। मेडिकल असेप्सिस जहां भी वर्ड आप यूज करेंगे इसका मतलब है क्लीन टेक्निक। सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब होता है स्टेराइल टेक्निक, यानी कि क्लीन टेक्निक का मतलब है कि किसी भी जगह पर ऐसा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है जो हमें बीमार कर सकता है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे मौजूद हैं जो हमें बीमार नहीं कर सकता। स्टेराइल सर्जिकल एसेप्सिस में जब स्टेराइल वर्ड यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है कि इस टेक्निक के द्वारा जब हम क्लीन करते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, चाहे वो शरीर के लिए हार्मफुल हो या ना हो। मेडिकल असेप्सिस टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मेडिकल सेटिंग्स, ये मेडिकल सेटिंग्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि सर्जिकल असेप्सिस सर्जिकल सेटिंग्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल असेप्सिस में जो विजिबल और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हटाया जाता है, जबकि सर्जिकल असेप्सिस के द्वारा चाहे पैथोजेनिक हो, नॉन पैथोजेनिक हो, विजिबल हो या नॉन विजिबल हो, सभी चीजों को हटा दिया जाता है। Next question is, the nurse prepared to administer a continuous intravenous infusion through a peripheral IV to a dehydrated client. Which priority assessment should the nurse obtain before initiating the IV infusion?
हमारे पास हॉस्पिटल में एक डिहाइड्रेटेड पेशेंट आया है और इस पेशेंट में डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए हम पेरिफेरल आईवी लाइन के थ्रू कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन शुरू करने वाले हैं। सिंपली कहें तो क्लाइंट को ड्रिप लगाने वाले हैं, फ्लूइड देने वाले हैं। इस सिचुएशन में इस ड्रिप को शुरू करने से पहले क्लाइंट के अंदर इन चारों में से किस चीज का असेसमेंट जरूरी है? क्लाइंट में डिहाइड्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए फ्लूइड थेरेपी शुरू करने से पहले किस चीज का असेसमेंट आपको जरूर करना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का, ऑप्शन बी डेली बॉडी वेट का, ऑप्शन सी इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड्स का, ऑप्शन डी आइडेंटिफाइंग द क्लाइंट्स डोमिनेंट साइट। यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी एक्शन के हिसाब से आपको प्रायोरिटी असेसमेंट को सेलेक्ट करना है। इस तरह के बहुत ही इजी दिखने वाले क्वेश्चन अगर जल्दबाजी में चारों ऑप्शंस को आपने नहीं सही से पढ़ा तो गलत हो सकते हैं। प्रायोरिटी के बिहाफ पर आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिएगा। यस, एक्सीलेंट गाइस, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जब भी किसी क्लाइंट में आप फ्लूइड थेरेपी शुरू करने वाले हैं, तो जिस समय पेशेंट आपके पास है उसका तुरंत वेट मेजर करके नोट कर लें। ये वेट आपके लिए बेसलाइन डाटा का काम करेगा और फिर फ्लूइड थेरेपी शुरू करें और फिर हर दिन क्लाइंट का वेट मेजर करते रहें। इससे क्लाइंट में फ्लूइड थेरेपी इफेक्टिव है या नहीं, इस चीज का आपको पूरा आइडिया मिलता रहेगा। क्योंकि हमारी बॉडी में बॉडी वेट एक बहुत ही सेंसिटिव और स्पेसिफिक इंडिकेटर माना जाता है फ्लूइड वॉल्यूम स्टेटस का। हमारी बॉडी में 70% वाटर है और वेट को मेजर करके हम इस चीज की कमी या अधिकता को प्रॉपरली माप सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी डिहाइड्रेटेड पेशेंट आपके पास है, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लड लॉस वाला पेशेंट आया है, आप उसमें फ्लूइड थेरेपी देने जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसका वेट लें, वेट को रिकॉर्ड कर लें और उसके बाद थेरेपी दें और हर दिन फिर उसका वेट कराते रहें, जिससे आपको रोज का डाटा मिलेगा कि आपने इतना फ्लूइड दिया, इतना वेट गेन हुआ, इतना फ्लूइड दिया, इतना वेट गेन हुआ। इस तरह से आपका ये पूरा प्रोसेस सही चलेगा। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 3 जून को जो एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमने स्पेशल वीडियोस की पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर जाकर आप सारे वीडियोस को एक साथ वॉच कर सकते हैं।